सभी को सादर नमस्ते जी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और हमने जो पुराना इस जीएस के टॉपिक में शुरू करा था वो ये था कि अशोक के जो प्रमुख अभिलेख हैं उनकी चर्चा हमने करी थी। ठीक है, कुछ बातें उसमें जो संशोधित करनी थी उसको संशोधित करके थोड़ा देख लेते हैं। उनमें से क्या था, पहले तो हमारा इस तरीके से अलग अलग जगह आपके ये अशोक के अभिलेख देखने को मिल जाते हैं। अशोक के अभिलेख को असल में हमने कितने भागों में बांटा था, शिला, स्तंभ और गुहा वाले में। और ये वाले हम पढ़ चुके हैं, शिला वाले, रॉक एडिक्ट इनको बोला जाता है। ये दो भागों में बटे थे हमारे, वृहद वाले और आपके लघु वाले। इतनी हमारी चर्चा हो चुकी है ना। कुछ आपके एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करें। अच्छा ये बताओ, शिलालेखों में सबसे पहले भारत में शिलालेख किसने शुरू करे? अशोक ने शुरू करे। सीधा प्रश्न आएगा। शिलालेख रॉक एडिक्ट जो है ना, भारत में सबसे पहले किसने शुरू करे? तो अशोक ने शुरू करे थे। इनकी सारी चर्चा हो गई है तो मैं ज्यादा रिपीट करूंगा नहीं। मैं एक प्रश्न आएगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। एक और प्रश्न यहीं पे, एडिक्ट ऑफ अशोक, अशोक के अभिलेख की खोज 1750 में किसने करती है? टी फैंथेलर ने। कुछ लोग क्या करते हैं, टी फैंथेलर को एक जगह कर देते हैं, टी फैंथेलर ने। स्पेशली जो पर्टिकुलर बुक कह रहा था उसमें ये गलत है। वास्तव में क्या है, टी फैंथेलर 1750 ईस्वी में क्या करा, आपका खोज करी थी इसकी। ठीक है, लेकिन आप बात करोगे लेकिन पढ़ा नहीं था इन्होंने, पढ़ नहीं पाए थे। ये पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसिप ने। यही अक्सर एग्जाम में आता है प्रश्न, है ना। जेम्स प्रिंसिप ने इसने को पढ़ा, लेकिन कब? 1837 में 1750 में। अरे 1757 में प्लस ही होगा ना, उसे 7 साल पहले। कुछ लिंक करा करो, इस तरीके से हिस्ट्री चलती है। हिस्ट्री में कुछ बड़े बड़े इवेंट हैं, उनसे ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो तभी आपके प्लासी का युद्ध भी नहीं हुआ है अभी, तब तक क्या है आपके अशोक के जो आपके एडिक्ट हैं, स्पेशली बात करेंगे ये जो अभिलेख हैं, उनको पढ़ किसने लिया? आपका टी फैंथेलर ने। ठीक है, टी फैंथेलर ने। लेकिन नहीं, सॉरी गलत करिए, मैं खोज करी है, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्या करिए? खोज करिए। और वहीं पे मैं बात करूं पढ़ा किसने, तो 1837 में, 1837 में, 1857 के 20 साल पहले, है ना। किसने पढ़ लिया? आपका जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक, चलो ये हमारी बात कुछ रह गई थी, ये हमने बात करी थी। देखो यहाँ पे लोकेशन कर रखा था, मैंने सही कर दिया, आपके नोट्स में सही जाएगा। सही क्या कर दिया, 10 साइट है और 8 लोकेशन है। कितने लोकेशन पे है? 8 पे। क्योंकि सर यहाँ पे कॉमन कैसे हो जा रहे हैं, 10 साइट को 8 लोकेशन कैसे हो जा रही है? आप देखोगे तो क्या है, पाकिस्तान में 2 है, मानसेरा, सहबाजगढ़ी। और इधर बात करोगे उड़ीसा में 2 है। कौन सा वाला है? धौली और जौगढ़। अरे आपको अब अंदर से वो खुशी सी मिलती है, सब आता है। नहीं होता है क्या? डर कब रहता है? अंधकार में डर रहता है ना। अज्ञानता ही क्या है, आपका डर पैदा करता है। किसी परीक्षा से आप डरते कब हो? जब आपको लगता है यार मेरे को नहीं आती। वही तो डर है। जिस दिन सारा चीज आ जाएंगी ना तो खुद कहोगे पूछना क्या पूछेगा। ठीक, चलो तो ये हमारी बातें आ गई जो हमें बदलना था। अब बात करेंगे कंधार में कौन सा है? सरेकुना जगह है कंधार में। अफगानिस्तान के कंधार में भी लोकेशन कौन सी है? सरेकुना, जो द्विभाषीय वाला है। और भीतर पहुंच गए इसमें, और भीतर थोड़ा बात करूं तो कंधार में भी कहां है? सरेकुना, सर्रेकुना बोल देते हैं। ये कभी बार एग्जाम में देखा होगा, या आप देखोगे जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक को आपको रेफर कर रखी है उसमें देखोगे तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो तो ये हमारी बातें पुरानी वाली थी, थोड़ी हमें चेंज करनी थी। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है। भाब्रू वाले में क्या है कि भाब्रू जो लघु उसका क्या है, शिलालेख है, उससे पता पड़ती है कि उसने क्या करा था कि अशोक की आस्था किसमें थी? बौद्ध धर्म में। ठीक है, एक और बात है, भाब्रू वाले अभिलेख में ही अशोक ने एक और बात कही है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये प्रश्न आएगा कि किस लघु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? आंसर बताओ, भाब्रू वाला। ठीक है, चलो यही बात थी। ये पुराना हो गया हमारा। ठीक, ये बात बता चुके हैं तो इसको ज्यादा रिपीट करने का मतलब नहीं है। 14 शिलालेख पहले भी हो चुके थे, इनकी भी चर्चा हो गई थी, इनकी भी हो गई थी। कौन कौन से इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, सबकी बात हो गई थी। अब चलते हैं आपका, ओके ये भी हो गया था हमारा। ठीक है ना, अब चलते हैं हमारा अगले वाले में। अगला वाला कंसेप्ट क्या कहता है आपका? पिलर एडिक्ट। अभी तक हमने क्या करें, अब कहानी आगे और धीमी चलेगी। अभी तक हमने क्या पढ़े आपके? रॉक एडिक्ट, शिलालेख। ठीक है, संख्या इनकी 2 हिस्सों में बांटे गए। संख्या की बात नहीं है, अभी 2 हिस्सों में कैटेगराइज किए गए, वृहद और लघु वाले। वृहद की संख्या आपकी 14 है। और जब आपके किसने, आपके टी फैंथेलर ने खोजे थे तभी 14 मिल गए थे ये। ठीक है, तभी 1700 कब आप बताओ जल्दी से? 50 में, 1750 में। जानबूझ के इस शब्द बोल लो।
अब ये 14 के 14 हैं, ठीक है, उनकी विशेषता अलग है। हमने लोकेशन की बात कर ली, वो छोड़ो, पुरानी क्लास में हो गया, रिपीट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ पिलर एडिक्ट के बारे में आप बात करते हैं। पिलर का मतलब क्या है, किन पे, स्तंभों पे, खंबे वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा है। चलो अशोक के बारे में बात हो रही है। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है सर आपके, स्तंभ लेख। अब देखो 3 ऑप्शन बना देगा, वो कहेगा शिलालेख, और दूसरा कहेगा क्या कहेगा, अशिलालेख। 4 ऑप्शन बनाने, कहेगा वृहद शिलालेख, वो कहेगा लघु शिलालेख, तीसरा कहेगा स्तंभ लेख, चौथा कहेगा गुहालेख। 4 ऑप्शन बन गए। उसको 4 ऑप्शन खोलने थे तो वहां कर दिया उसने, तो आंसर क्या है आपका, स्तंभ लेख। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, घर्षण ही नहीं बनाया है, पुराने एग्जाम का, ठीक है। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है, स्तंभ लेख। अखंड है, बढ़िया है, पॉलिशदार है, और शेफ्ट सुंडाकार है। जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको पता है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है। स्थापत्य का मतलब क्या है, कोई भवन का निर्माण हो रहा है, उसका खंबे नहीं है ये अलग से स्वतंत्र खड़े हुए हैं। मेरी बात समझ में आई, अलग से खड़े हुए हैं, उनपे कुछ न कुछ आपके लिखवाया गया है। कहने का मतलब है मैसेज देने के लिए अशोक ने जगह जगह आपके क्या दिए, ये एडवर्टीजमेंट थे, ये प्रज्ञापन थे, ये राजाज्ञाएं थी, ये बात बताई थी क्या ना मैंने। ये 14 संख्या में क्या है, 14 संख्या में 14 आपके कितने लोकेशन पे हैं, कितने, 8 लोकेशन पे, कितनी साइट है, 10 साइट है। ठीक, गुड, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ चलो, स्तंभ अभिलेख को भी सर हमने 2 भागों में बांटा, वृहद वाले और वृहद कहें या दीर्घ कहें और आपका लघु कहें, कोई दिक्कत नहीं। मेजर क्या है आपका, पिलर एडिक्ट, और दूसरा आपका माइनर पिलर एडिक्ट। गुड, ठीक है, दोनों में शब्द यही आएगा, पिलर एडिक्ट है, बस इतना हो जाएगा। वो कौन से थे आपके, रॉक एडिक्ट, शिलालेख थे, ये स्तंभ अभिलेख है। चलो एक बात होगी, इन पर 7 राजाज्ञाएं, शिलालेख वाले पे कितनी थी, 14 थी, आया ना, वृहद वालों पे, छोटे वालों पे नहीं, 14 थी। यहाँ पे इन पर 7 राजाज्ञाएं हैं। राजाज्ञाएं बोले तो एडवर्टीजमेंट वही वाले, प्रज्ञापन, जिनमें से 7वां लेख क्या है, सर्वाधिक लंबा है। प्रश्न आएगा, अशोक के जो दीर्घ क्या है, स्तंभ लेख है, उनमें से सबसे लंबा या सबसे बड़ा कौन सा है, आंसर क्या रहेगा आपका, 7वां। आंसर क्या रहेगा, 7वां। सही है। चलो 7वां लेख जो है ना सबसे बड़ा है, कौन से वाले में, स्तंभ लेखों में से। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ सारे नहीं करने, हमें जीएस के हिसाब से कुछ मेन 3 उठाने जो अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। पहला है आपका प्रयाग स्तंभ लेख। अशोक का कौन सा वाला है, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति नहीं है, अंतर है, थोड़ा ध्यान रखना, बाद में बताऊंगा क्या है। ठीक, सबसे पहला कौन सा है, अशोक का है। अशोक पहले है बीसी में, बाद में आके कौन क्या लिखेगा सारी बातें करूंगा मैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख है, इस ये जो है ना कहाँ था, पहले कौशाम्बी में था, ठीक है। इसे इलाहाबाद में कौन ले गया, इलाहाबाद में ले गया अकबर। फिर से प्रश्न कौन, ये स्तंभ लेख है किसका, अशोक का। अकबर ने बनवाया नहीं, ये कहाँ था, कौशाम्बी। कौशाम्बी किसकी राजधानी, वत्सी की, वत्सी बोले तो वही इलाहाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद के किले में कौन ले गया, अकबर, ठीक है। कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित किया किसने, अकबर ने। प्रश्न समझ में आया। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है, अशोक का। वो पहले कहां था, कौशाम्बी में, बाद में कहां पहुंच गया, इलाहाबाद के किले में। कौन ले गया, अकबर। क्लियर सारी बात है, खत्म, सुलझ गए ना। अब उलझना नहीं, यही ध्यान रखा। अच्छा, आपका ध्यान बटे तो ये ध्यान रखा को सर क्या कहना चाहते हैं, समझ आई ना, तो आपका फोकस लग जाएगा। अदरवाइज मन बहुत जल्दी भागता है। कभी कोई किताब पढ़ो तो कहो कि ये पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहा था, ये रामबाण है, बाकी कुछ नहीं होता। नहीं तो आजकल जो है ना हम लोगों के जो कंसंट्रेशन है बहुत खत्म होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चा आने वाले समय में बहुत गलत उस पे जा रहे हैं। ये मोबाइल जब से आए ना, हमारे तासरी आए थे उस दिन बोल रहे थे, पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे, 1-2 बच्चा रहता था कि एक बार बताने के बाद में किसी का हाथ खड़ा रहता था कि हमें नहीं आ रहा। अब तो बच्चों को 10 बार बता दो तब भी समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है कि आप अपनी जो सहूलियत के लिए, बच्चा रोए नहीं तुरंत मोबाइल पकड़ा देते हो, उनके साथ में इतनी जाती हो रही है, बहुत ज्यादा है। वो तो बच्चा है, आप उससे ज्यादा मूर्ख हो। इस शब्द में जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये मूर्खता ही है, क्योंकि आप भविष्य खराब कर रहे हो इस देश का। ये आप ही के नहीं होते, ये देश के नागरिक भी हैं। आई गेटिंग थिंग्स। तो ये भी है, हम लोग जितने ज्यादा इन पे रहते हैं ना मोबाइल्स पे, तो वो भी आपके नुकसान के लिए है। आपके जो ग्रे मैटर है, आईक्यू लेवल है, वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि हम उस प्लेजर में रहते हैं हमेशा, वो नया सीखने की कोशिश नहीं करते। और मन क्या करता है, तुरंत ही प्लेजर में भागना पसंद करता है। चलो यार थोड़ी देर होगी, थोड़ा वो करें, जो भी करें,
ठीक है, उसको कंट्रोल करना भाई बहुत मेहनत लगती है। चलो सो आपका क्या हो गया, ये मैंने बात बताई। मैं कुछ और बता रहा था, क्यों बता रहा था, हाँ तो जो भी मैं पढ़ाऊं अभी फोकस करने का तरीका बता रहा था, कैसे करना है, कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आंसर किसी को बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, सर से समझा के नहीं समझा, या कोई किताब पढ़ रहे हो उससे समझा के नहीं समझा, तो आपको समझना शुरू कर जाओगे। नहीं तो कैसा रहता है, पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया, क्यों परीक्षाएं आपको पैसेज पूछ रही हैं कि कल को देकर, कल को तुम्हें फाइल दी जाएगी, क्या समझ अंडरस्टैंड कर पाओगे। पैसेज का मतलब कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड का मतलब टू अंडरस्टैंड, समझ पाना। ठीक है, चलो सो ये रही बात आपकी, कौशाम्बी से ये हो गया। अगला चलते हैं आपका दिल्ली टोपरा, कौन सा है आपका, बृहद में या दीर्घ स्तंभलेख में, दूसरा कौन सा है, दिल्ली टोपरा। टोपरा हरियाणा में जगह है। देखो आप किताब में पढ़ोगे ये शब्दों की बात नहीं करेंगे, मैं लोकेशन की भी बात करूंगा, जैसे आपको हमेशा ध्यान रखे। टोपरा जगह है कहाँ पे, हरियाणा। हरियाणा से दिल्ली, यानी टोपरा से दिल्ली ले गया कौन, एक ही बंदा ले गया, बाद में बात करूंगा। फिर मेरठ से दिल्ली ले गया, तो दो अलग अलग हैं, उनको दिल्ली में स्थापित करा किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी में एक कौन है, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, जिसने बहुत सारी नहरों का जाल बनवाया, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो इसने क्या करा, इन दोनों को कौन ले गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए कहां, टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, अलग अलग जगह से। ये तीन ही याद रखने, क्लियर बात। चलो आगे बात करते हैं आपका। तो अब मुझे ये बताओ, हमने अभी क्या पढ़ा, पिलर एडिक्ट यानी स्तंभ लेख पढ़े, उनके दो भाग करें, दीर्घ और लघु वाले। ठीक है ना। अब दीर्घ वालों में क्या विशेषता है, पहले ही बताओ। 7 राजाज्ञाएं हैं, एक ही बात है। ठीक है, और क्या है, पहली बात तो क्या है, 7वां सबसे लंबा है, गुड। एक और, अच्छा उसमें ये बताओ, बृहद शिलालेख में बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, 13वां। कुछ याद आ रहा है, रॉक एडिक्ट में सबसे बड़ा कौन सा था, कलिंग की चर्चा किसमें, 13वें वाले में। ठीक है ना, पड़ोसियों की चर्चा किसमें, 13वें वाले में। संगम राज्य की चर्चा, ऐसे करके पढ़ा करो। अच्छा ये पहुंच गए कहां पे, फिर से आगे। अच्छा एक बात क्या थी कि मौर्य काल की सबसे जो बेहतरीन नमूना है किसका, आर्ट एंड कल्चर का, इन सब का, वो कौन सा बताओ, या क्या दिखाता है आपका, स्तंभ लेख है। ठीक है ना, सबसे बेहतरीन जो कलाकृति स्तंभ लेख है, ये शुरुआत हमने करी थी। पूरा जो ना खुद को प्रेशराइज किया करो, साइड में रख दिया, अब याद कर रहे हैं। जिम जाते हैं ना, ये जिम है दिमाग की, दिमाग आपका तेज हो जाएगा। तुम कहते हैं ना मेरे को समझ में नहीं आता है, या आपको समझ में नहीं आता है, ये एक्सरसाइज तो करो, केवल एग्जाम में याद करते हो, ये याद करना रोज करा करो। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा आपकी एक बार पढ़ने के बाद में कभी भूलोगे नहीं, इतनी पावर बढ़ जाएगी ब्रेन की। छोटी छोटी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पहुंच गए। अब हमने बात करी थी, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके एग्जाम में 3 ही आते हैं। पहला वाला प्रयाग स्तंभलेख, ठीक है, अशोक ने बनवाया, कहां पे स्थापित किया, आपका कौशाम्बी। लेकिन इसको इलाहाबाद के किले में किसने पहुंचा दिया, गुड। अगला बात करते हैं आपका दिल्ली टोपरा, 2 स्थानों पे था, वो टोपरा पे था, वो लाया गया दिल्ली। एक और है मेरठ, और आपका दिल्ली, मेरठ दिल्ली, या दिल्ली मेरठ का है, वो पहले मेरठ में था, बाद में दिल्ली ले आया। अच्छा कौन लेके आया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बस इतनी सी बात है, हो गया ना, दीर्घ वाले हो गए। चलो नेक्स्ट वी आर सीइंग, अब है आपके लघु स्तंभलेखों में। पहले हमने दीर्घ कर लिए, 3 की बात करी, अब करते हैं लघु वाले में। इनमें बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में देखे गए। देखो आपको समझ में आ जाएगा। सारनाथ और सांची में पहले बात क्या करेंगे, सारनाथ कहां, जल्दी से बताओ, बनारस में पड़ता है। सांची कहां है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, बहुत सही है। चलो यहाँ पे अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। प्रश्न आएगा तो किन किन स्थानों पे वो लघु स्तंभलेख मिले हैं, जहां पे, जिनमें अशोक क्या करते हैं, अपने महामात्यों को या महामात्रों को, एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने महामात्र बोला है, महामात्य भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। महामात्रों को क्या बोला है कि आदेश दिया है कि संघ भेद ना हो, संघ टूटे नहीं। ठीक है ना, बुद्धम और बुद्ध धम्म संघ, ये 3 चीज है ना, वहां संघ की बात करते हैं। ठीक है, संघ भेद रोकने का आदेश दिया है सारनाथ और सांची में, यहाँ पे दिया इन किन में, आपके लघु स्तंभलेखों में। आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पे सांची को उठा लेते हैं, सांची से जुड़े हुए। एक तो ये बात होगी, यहीं पे संघ भेद की बात की गई है। दूसरी क्या है, बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण है कहाँ पे, सांची। सांची किस कला का है, वो कहेगा जैन कला का, वो कहेगा आपका गुप्त काल का, नहीं किसका है, बुद्ध कला का। कौन सी कला का, बुद्ध कला का, और कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, चलो ठीक। दूसरी बात, सांची में जो स्तूप का निर्माण कराया है वो किसने कराया है, अशोक ने। सांची की 3 बात होगी। आगे चलते हैं आपके,
एक है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी बताओ जल्दी से, किसकी राजधानी थी पुराने टाइम पे? 16 महाजनपद में वत्सी की। वत्सी आधुनिक समय में कहां पड़ता है? इलाहाबाद वाला। ठीक है, गुड, चलो पहुंच गए आपके। तो हमने बात करी कौशाम्बी में क्या है? रानी का अभिलेख है। कौशाम्बी में क्या है? रानी का अभिलेख है। ये कौशाम्बी है क्या? ये अशोक के कौन से है? लघु स्तंभ। ये सारी हेडिंग अशोक की चल रही है, कोई बाहर का नहीं है। ठीक है, तो इसमें बार बार नहीं कहना किसका है। अशोक का कौशाम्बी का अभिलेख, उसको किस नाम से जाना जाता है? रानी के अभिलेख से भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि अशोक की रानी है जिसका नाम है कारुवकी। क्या नाम है? कारुवकी। उसकी चर्चा है इसमें। और उसका एक पुत्र है तीवर। उसका पुत्र कौन सा है? तीवर। उसकी भी चर्चा है, पुत्र तीवर की भी चर्चा है। अच्छा, कारुवकी वो कौन है? अब कारुवकी के लिए एक क्वेश्चन अलग से बनता है। वह पत्नी, अशोक की वह पत्नी जिसने सर्वाधिक प्रभावित किया, वो थी कारुवकी। वो कौन थी आपकी? कारुवकी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक मूवी आई थी, बॉलीवुड वालों ने बनाई थी, अशोका करके आई थी, शाहरुख खान की। तो उसमें क्या है ना कि जो कलिंग था, कलिंग की जो राजकुमारी थी वो कारुवकी थी। बाद में कहते हैं उसने शादी करी थी। ठीक है, जो भी है। उसमें तो थोड़ा ड्रामेटिक दिखाया गया है कि उसे पता ही नहीं था कि यही पवन है। पवन के नाम से वो गया था वो छद्म रूप में। तो बाद में पता पड़ा कि यही अशोक है, तो वो बड़े हर्ट हुए। वैसे करके थोड़ी अलग तरीके से कहानी है उसकी। तो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ आपके पास में कि कौशाम्बी का जो क्या मिला है? लघु स्तंभलेख। उसको अन्य नाम से जाना जाता है रानी का अभिलेख से। ठीक है। अच्छा, रानी होगी तो रानी कौन सी है? कारुवकी। और कारुवकी से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि वह रानी अशोक की जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वो कौन सी थी? कारुवकी। ठीक है। बाद में कहते हैं, उस मूवी के अनुसार कहते हैं, बाद में वो उसी वजह से, कारुवकी की वजह से वो क्या किस धर्म में, उसका बुद्ध धर्म में आपका कन्वर्ट हो गया है। हालांकि इतिहास कुछ और कहता है, आप वही मानना जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, चलिएगा। कई बार क्या होता है, मूवी में थोड़ा कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा छेड़छाड़ करी जाती है। चलिएगा, अब एक और है इंपॉर्टेंट वाला, रूमिनदेई वाला। रूमिनदेई आपका नेपाल लुम्बिनी में पड़ता है, और यहीं पे लुम्बिनी में बलि माफ किया था। बलि कहते हैं आपके धार्मिक कर को। रूमिनदेई अभिलेख से पता पड़ती है कि अशोक ने क्या किया? बलि माफ किया। बलि बोले तो धार्मिक कर, और उसने भाग माफ किया। भाग बोले तो क्या? भू राजस्व। बलि और भाग क्या थे? टैक्स थे। बलि कैसा टैक्स है? धार्मिक कर है। और भाग कैसा टैक्स है आपका? ठीक है, भू राजस्व है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? लैंड रेवेन्यू। कोई बात नहीं है, चलो। अच्छा, ये भाग कितने संख्या में हुआ करता था? 1/6 हुआ करता था। लेकिन रूमिनदेई अभिलेख से पता पड़ती है, जैसे ही अभिलेख जैसे ही अशोक बाद में वहां कहां गए? आपके लुम्बिनी गए। ये रूमिनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है कि लुम्बिनी गए अशोक। उन्होंने क्या किया वहां पे? क्योंकि लुम्बिनी क्या है बताओ? महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। क्या है? जन्म स्थान है। ठीक है, इस चक्कर में उन्होंने क्या किया? जहां जहां महात्मा बुद्ध के आपके पवित्र चरण वहां पड़े, वहां वो घूमने गए, और वहां उन्होंने रियायतें दी। और लुम्बिनी में क्या रियायत दी? बलि माफ कर दिया। दूसरी बात, आपका जो भाग है 1/6 से कितना कर दिया? कम करके 1/8 कर दिया। 1/8 कम होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, मैं तो पढ़ रही हो, इतना कर दिया। अब एक और चीज है, क्योंकि इसमें टैक्स से रिलेटेड बातें मिलती हैं। मौर्यकालीन करारोपण पद्धति के बारे में पता पड़ता है कि 1/6 दिया जाता था, हालांकि उन्होंने कम करा। टैक्स के बारे में पता तो पड़ेगी, इसीलिए रूमिनदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई? कारण क्या है? पता तो पड़ गई, भले ही उसने बोला 1/6 से 1/8 कर दिया, लेकिन हमें पता पड़ गई कितना टैक्स लगता था? 1/6 लगता था। क्या टैक्सेशन सिस्टम की पता पड़ रही है? रूमिनदेई से पता पड़ गई, इसीलिए आर्थिक अभिलेख बोला जाता है। किसको? आपका रूमिनदेई अभिलेख को। रूमिनदेई अभिलेख का दूसरा नाम क्या है? आर्थिक अभिलेख। प्रश्न आएगा, अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख की संज्ञा भी दी जाती है? रूमिनदेई। कौन सा वाला है? रूमिनदेई, एग्जैक्टली। अब एक और प्रश्न है, रूमिनदेई सबसे छोटा स्तंभलेख भी है। माइनर में भी सबसे छोटा कौन सा है? रूमिनदेई वाला। कोई दिक्कत? यहां तक बातें समझ में आ रही है ना? चलो, ये भी हो गया। अब एक प्रश्न और आता है यहाँ पे कि अधिकांश जो अभिलेख हैं वो अशोक के किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ये तो हम कल परसों भी चर्चा कर चुके थे, लिंक हो जाता है। दूसरी बात, सरेकुना जो कंधार में द्विभाषीय वाला है, ये मैंने अभी लिंक करा दिया, बाद में आप भूल ना जाओ कौन सी चीजें हैं कहाँ। ठीक, अब ये बताओ, हमने बात करी माइनर वाले की, जल्दी से बताओ क्या खासियत बताई मैंने माइनर वालों में? सबसे पहले हमने कौन सा उठाया? आपका सारनाथ वाला, और दूसरा उठाया हमने सांची वाला। इनमें बात करें तो अशोक ने क्या किया है? अपने महामात्रों को आदेश दिया।
संघ भेद को रोकने के लिए, कि संघ में भेद नहीं होना चाहिए, वो जो है ना बचा रहे। ठीक, इनको आदेश दिया है। अब यहीं पे हमने सांची पकड़ लो। सांची की बात करें तो इसमें क्या है आपका बुद्ध कला और मूर्ति कला का क्या है निरूपण है, यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, खासियत देखने को मिलती है। तीसरी बात क्या है कि जो सांची में स्तूप बनवाया है, सांची में स्तूप बनवाया है, अशोक ने निर्माण करवाया है। सांची हो गया, उसके बाद में कौन सा उठाया था, जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा उठाया था जल्दी? कौशाम्बी वाला। कौशाम्बी कहाँ, इलाहाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है। कौशाम्बी के लघु स्तंभलेख को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख, क्योंकि एक रानी है उसकी, कारवकी, उसकी चर्चा आई है इसमें। कारवकी और उसके पुत्र तीवर। कारवकी से कौन सा बेटा पैदा हुआ इसका? तीवर। ठीक है, और एक और प्रश्न आता है, जब कारवकी नाम आ गया तो यहीं से लिंक कर लो। ये कहते हैं कड़ियां जुड़ती जाती हैं। क्या है आपका? वह रानी जिसने सर्वाधिक प्रभावित किया था अशोक को, कारवकी। यहां से आगे चलो, कहां चले आप? रूमिनदेही पहुंचे। रूमिनदेही में क्या चर्चा है कि लुम्बिनी में जब अशोक गए तो वहां उन्होंने क्या किया, एक तो बलि माफ कर दिया, बलि बोले तो धार्मिक कर, और दूसरा भाग 1/6 से कितना कम कर दिया? 1/8 कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि इसमें मौर्यकालीन टैक्सेशन सिस्टम की बात करी गई है, इसीलिए रूमिनदेही अभिलेख को क्या बोला जाता है? आर्थिक अभिलेख भी बोला जाता है। और सब दूसरी बात यह है कि सबसे छोटा भी है। सबसे छोटा क्या? पिलर, यानी पिलर एडिक्ट बोले तो आपका स्तंभलेख भी। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। वो तो बात आपको पुराना पता ही है, कंधार बंधार वाली सारी चीजें आपकी हो गई। यही चीज है ना, और कुछ था? वाह, वेरी गुड। ये तुरंत आप रिकॉल कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका ब्रेन सही जा रहा है। चलो अब आ गए तीसरे वाले खंड पे, जिसको कहते हैं गुहालेख या केव एडिक्ट। यहां से भी प्रश्न है, आप देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में टकराया है। आ जाओ, बराबर की गुफाएं क्या एग्जाम में नहीं आए आपके? ठीक है कि नहीं? तो गुहालेख में भी सबसे पहले हम बात करेंगे कहां पे, कौन सी गुहा बोले तो गुफा। प्राकृत में क्या है? गुफा को गुहा बोला गया है, ये गलत नहीं लिखा, प्राकृत भाषा में गुहा बोला गया है। ठीक है, एग्जाम में गुहा ही आएगा। केव एडिक्ट, तो बराबर की पहाड़ी कहां है आपकी? गया में पड़ती है, और गया कहां है? बिहार में। और यहीं पे बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं की दीवारों पे उत्कीर्ण किए गए हैं आपके आजीविकों को दान में दिए गए। सुनो सुनो, नहीं सुनो, फिर से आओ। पहली बात क्या करूं कि जो बराबर की पहाड़ी है कहां है? गया में है। और यहाँ पे अशोक साहब ने कितनी गुफाएं बनवाई? 4 बनवाई। उसको पहले छोड़ लेते हैं, पहले आ जाते हैं कहां पे, कितनी बनवाई? 4 गुफाएं बनवाई। और ये क्या थे? आश्रय गृह थे, रहने के लिए इनका निर्माण कराया था अशोक साहब ने। इतनी बात होगी। अब लेके आते हैं, इनमें से 4 की दीवारों पे कुछ नहीं, 4 की दीवारों पर नहीं लिखा है। कितनी की पे? एक छोड़ दो, केवल 3 की पे। अब क्लियर हुई कहानी? अशोक ने बनवाई कितनी? 4, लेकिन 4 पे लिखा हुआ नहीं है। कितनी पे लिखा हुआ है? 3 पे। क्लियर कर पाया मैं? तो ये पॉइंट चाहो तो तुम जब लिखो तो इसको बाद में लिख लेना, पहले ये कर लेना। गुफाएं अशोक ने कितनी बनाई? 4, उनमें से 3 की दीवारों पे लिखा हुआ है। यानी जो अभिलेख के मामले में बात करें, जो आपके केव एडिक्ट है, वो कितनी गुफाओं में, कितनी केव में? 3 में। 3 की दीवारों पे उत्कीर्ण है क्या क्या एडिक्ट, ये लेख लिखे हुए हैं। और उसी में उल्लेख है किस बात का, कि ये जो बराबर की गुफाएं वो दान में दी गई, किसको? आजीवक संप्रदाय के लोगों को। किनको? आपके आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी गई। ये किन की दीवारों पे? ये बराबर की गुफाओं के। तो ये गुहालेख कहां देखने को मिलते हैं? बराबर में। ठीक है, बराबर कहां है आपकी? बराबर जगह का नाम है। ठीक है, तो आपके बिहार में। ठीक, इतनी बात होगी। अब क्या गुहालेख केवल अशोक साहब ने बनवाए? नहीं जी, आपके नागार्जुनी पहाड़ी में, बराबर की पहाड़ी में तो अशोक ने बनवाए, लेकिन बात करें नागार्जुनी पहाड़ी की गुफा में, वहां पे किसने बनवाए? दशरथ ने बनवाए। और आपको पता है अशोक के बाद में कौन सा उत्तराधिकारी था आपका? दशरथ था। दशरथ ही था ना? अच्छा, अशोक का एक पुत्र था, क्या नाम था? एक दशरथ है, एक कुणाल भी है, और भी है। मेन जो थे ना, इनमें बड़ा कौन था? कुणाल। लेकिन आपको पता है कुणाल की क्या है? आंखें फोड़ दी थी। जो भी है पॉलिटिक्स है भैया, सब जगह चलती है। राजा के बेटे की आंखें फोड़ दी। तो धर्म तो ये कहता है, भले कॉन्स्पिरेसी हो, कुछ भी हो, लेकिन अंधे को अब राजा नहीं बना सकती। तो किसको बनाया गया? छोटे भाई को। किसको? आपको दशरथ को बना दिया। वो कुणाल चला गया, वहां पे रहा था कुछ दिन, आपके एमपी में कोई जगह मैंने बताई थी उस टाइम पे। लेकिन उनके जो पुत्र हुए जिनका नाम है संप्रति सन ऑफ कुणाल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है,
बाद में संप्रति बड़े सम्राट हुए। अशोक के बाद में यदि किसी का नाम थोड़ा आता है ना, बहुत सारी इनके लिए कहानियां भी हैं। संप्रति चक्रवर्ती सम्राट, ये कहानी बाद में पढ़ेंगे। एक चीज सुनो, पहली बात तो क्या है कि नागार्जुनी पहाड़ी में जो गुफाएं, नागार्जुनी पहाड़ी में जो गुफाएं किसके लिए? आजीविकों के लिए। अगेन वही आजीविकों के लिए। वो किसने बनवाई? दशरथ ने। और एक और बात है, अशोक के कदमों पे ही चला है एकदम से। अशोक ने एक उपाधि धारण करी थी, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय है ना। अरे इसमें प्राकृत में क्या बोलेंगे आपका? देवानाम प्रिय है ना। और ये इसने भी उपाधि धारण करी। तो प्रश्न रहेगा कि अशोक के उत्तराधिकारियों में किसने आपके देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करी? तो दशरथ ने, ठीक है ना। दूसरी बात, आजीविकों के लिए अशोक के अलावा और किसने गुफाओं का निर्माण करवाया? गुफाओं का निर्माण, गुफा लेख की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आजीविक संप्रदायों के लिए, आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए, ठीक है, गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया। साथ में और किसने करवाया? ये या कई ऑप्शन में देगा, अशोक व उसके उत्तराधिकारी दशरथ ने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। सही है। अच्छा ये बताओ, नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया, सही है गलत है? गलत है। किसने करवाया? क्या सुलझ पाए? ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना। चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं आपके। अब चीजें खत्म करेंगे यहाँ पे कि 185 क्या है अभी? ईसवी नहीं आया, ईसा पूर्व। मौर्य सेनापति है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, ये कांड करेगा। देखो सेनापति दगा दे गया। पुष्यमित्र शुंग है, इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की। अब ये प्रश्न आएगा, मौर्य अंतिम मौर्य शासक कौन है? सीधा प्रश्न यहीं से, बृहद्रथ। पहला प्रश्न ही हो गया। दूसरा प्रश्न कि इसकी हत्या किसने करी? पुष्यमित्र कौन है? सेनापति है। यहां तक बात समझ में आएगी। अब एक चीज और समझो, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? शुंग वंश ही आता है ना। पुष्यमित्र शुंग ने अपने नाम पे ही शुंग वंश की स्थापना करी है। ठीक है, इतनी सी बातें याद ध्यान रखना। चलो बात समझ में आ गई तो थोड़ा आगे बढ़े। तो एक बात देखेंगे, अब एक छोटी सी किताब कर लेते हैं जिसका नाम है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है प्रिंस के, नहीं, मैकियावेली के प्रिंस से। किससे की जाती है? अच्छा, दोनों की जो विषय वस्तु है वो क्या है बताओ जल्दी से? पॉलिटिक्स, राजनीतिक। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये किससे आपका उससे नहीं जुड़ा हुआ। इसका विषय क्या है आपका? पॉलिटी। इसलिए एग्जामिनर पूछता है, नाम से धोखा दिलवा देते हैं, है ना। चलो अब इसमें कई अध्याय हैं, उनमें से हम बात करेंगे पहले अध्याय की। पहला इसका जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, ठीक है, उसमें एक सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत। ये बताओ सप्तांग सिद्धांत किसका है? किनका? चाणक्य का। चाणक्य की किताब कौन सी में लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौन से अध्याय में? पहले में। ठीक है, अब प्रश्न आएगा सप्तांग सिद्धांत का संबंध किस ग्रंथ से? अर्थशास्त्र से। तुम तो भीतर भी पहुंच गए कि पहले अध्याय में दिया हुआ। अब सप्तांग में मतलब क्या है? प्रशासन में, ठीक है ना। आप देखोगे तो कौन कौन आपके रहते थे, क्या अंग बताए गए, एक राज्य में क्या क्या अंग होते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक तो स्वामी होगा, स्वामी बोले तो राजा। चाणक्य साहब भी आपका जो ना एक बड़ा प्रशासन, बड़ा साम्राज्य बनाने में भूमिका दी है, एक विचारक करता है। चंद्रगुप्त का तो काम क्या है? लड़ने का है। जी गुरुजी जो भी बात कही लड़ेगा। अच्छा वो क्या है? लड़ाका है। लेकिन वास्तव में दिमाग कौन होते थे? उनके आचार्य। तो बड़ी किताबें लिखना, बड़ा थिंकिंग करना, उस थिंकिंग में क्या है आपका? सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने बोला एक राज्य का, राज्य बोले तो ये यूपी एमपी नहीं, राज्य बोले तो एक कंट्री है, जो भी भौगोलिक जो स्थिति है ना उसके बारे में बात करेंगे। उसका एक अंग कौन है? 7 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग क्या है? राजा। राजा के बिना कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं। पहला तो राजा हो गया। दूसरे कहते हैं अमात्य, मंत्री भी होने चाहिए, है ना। तीसरी बात कहते हैं जनपद, क्षेत्र भी होना चाहिए। एरिया के बिना क्या है? कुछ भी नहीं है। चौथी बात कहते हैं दुर्ग। दुर्ग नहीं होगा तो राजा को कब कौन उठा के ले जा रहा है पता ही नहीं पड़ रहा। तो वो क्या है? थोड़ा सिक्योरिटी देगा। समझ आ गई। तो 4 चीजें ये बता दी। सप्तांग में 7 होंगे कि नहीं? सप्तधन अंग सप्तांग, ठीक है ना। अब आगे बोला कोष, पैसा ही नहीं होगा तो काय की सेना, काय के लोग तुम्हें मानेंगे नहीं, काय के राजा, हाँ हद है। आगे बात करी दंड, और जो राजा आपका जो दुराचारी तुम्हारे प्रेशर से डरते ही नहीं, थोड़ा डर भी नहीं है, तो क्या है? कुछ भी होगा तुम्हारे राज्य में, कोई लूट लेगा, क्या है, क्या कर लेगा, कोई पनिशमेंट तो देने का नहीं है, तो वो भी राज्य नहीं चल पाएगा। उन्होंने बोला दंड देना जरूरी
हमारे यहाँ पे तो ऐसी चीजें होती हैं, चाणक्य साहब ने कई बार कही है कि ये जो होते हैं ना आपके ये चोर वगैरह बाकी होते हैं, उनको प्राण दंड देने की भी व्यवस्था करी थी। बोला इनको जब तक मारोगे नहीं तब तक लोगों को डर नहीं बैठेगा। भय विन प्रीत हो ही नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। सीधी सीधी बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि मित्र होने भी जरूरी है। उन्होंने बोला आपके पड़ोसी मित्र होगा ना, पड़ोसी क्षेत्र मित्र होगा तो आप बचे रहोगे, नहीं तो मालूम पड़े पड़ोसी तुम्हें सेंध कर दे, तो अच्छे मित्र ढूंढने की भी जरूरत है। राज्यों की बात करी गई है। तुम्हारा क्या है, ये आपका मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का कोई पड़ोसी होगा वो तुम्हारा मित्र होना चाहिए। मित्र का मतलब व्यक्ति नहीं, वो आपका राज्य क्षेत्र देश, ठीक है। और राजा ही मित्र होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये सप्तांग में क्या है, आपके 7 अंग है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। निम्न मत में से कौन सा चाणक्य के सप्तांग में नहीं है, इसको हम अभी याद करेंगे, ठीक है। इन चारों पर ध्यान देते हैं। राजा मंत्री, उसके बाद में एरिया, और एरिया में दुर्ग। मेमोरी बन पा रही है। राजा हो गए, उसके मंत्री हो गए, और कहीं कहाँ होंगे मंत्री का, आसमानों में लटकेंगे, किसी तो क्षेत्र में होंगे। जनपद हो गया, फिर उसके बाद में जनपद में क्या है, पूरे जनपद में फैलेंगे, कहीं दुर्ग में रहेंगे, दुर्ग में होगा, ठीक है। 4 हो गए। अब कहीं पैसा है कि नहीं है, पनिशमेंट देते हो कि नहीं है, तुम्हारे दोस्त हैं कि नहीं, वो 3 हो गए अलग। याद हुए सातों के सातों के नहीं, फिर से हम बात करेंगे। चलो आ जाओ, सिंपली रखा करो। पहले क्या बोला, स्वामी राजा होना चाहिए। राजा तो हम सिंपल लैंग्वेज समझ रहे हैं, उन्होंने तो स्वामी बोला है, ठीक है। दूसरा क्या है, अमात्य। तीसरा क्या है, जनपद। चौथा क्या है, दुर्ग, ठीक है। 4 इधर रखो। अब रुक जाओ। अब कोष, दंड, पैसा है, तुम्हारे पास दंड देने की व्यवस्था है कि नहीं है, ठीक है ना, पनिशमेंट दे पाते हो कि नहीं। उसके बाद में मित्र है। 7 याद हो गए। आप चाहो तो उल्टा भी बता सकते हो, मित्र हो गया, दंड हो गया, कोष हो गया, क्या हो गया, दुर्ग हो गया, जनपद हो गया, अमात्य हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। इजी था, लेकिन ऐसा है इजी तब रहता है जब हम पढ़ते हैं। पढ़ोगे ही नहीं तो कठिन तो रहेंगी चीजें। कोई चीज कठिन नहीं है, जब तक नहीं पढ़ते हो तब तक कठिन रहती है, ठीक है। तो खुश रहिए, ख्याल रखिए। छोटा सा सेगमेंट हमने करा, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये टिपिकल वाला पोर्शन खत्म, यहाँ से दूसरे आपके क्या है चलेंगे। अब गुप्त साम्राज्य भी आने वाला है, जहां से अक्सर आपके क्या है प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।